नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की, लेकिन महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास प्रस्तावों का खाका इस बैठक में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर की प्रकृति भी भेंट की है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य परियोजनाओं को लेकर की पीएम से चर्चाएं। साथ ही आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा है, जहां उन्होंने पहुंचकर पीएम से मुलाकात की, साथ ही कई मुद्दों पर चर्चाएं की, साथ ही उनका समाधान का भी हल निकाला। साथ ही आपको बताते चले, राज्य की परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा पीएम मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए कुल 100 करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नंदा राजत यात्रा के लिए 400 करोड़ रुपए तथा 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले के लिए 3500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके साथ ही सीएम ने ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों की भूमिगत करने के लिए तैयार की गई 115 करोड़ रुपए की डीपीआर और आरडीएसएस योजना के तहत स्वीकृति करने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री से किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, इसका अर्थ है कि उत्तराखंड की जो हमारे काम हो रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी रिपोर्ट देना और आगामी वो क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, क्या योजनाएं उनकी हैं, किस रूप में विकास को गति देने वाले हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ बात करते हैं, वार्ता करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी से हो, गृह मंत्री जी से हो या वहाँ के हमारे केंद्रीय मंत्रियों से। और उत्तराखंड में आने वाले समय में हमारी जो यात्राएं हैं उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए बजट जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, उसको सुगम करने के लिए मुझे लगता है कि तमाम सारी चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ में एक सकारात्मक बैठक के साथ में इस उत्तराखंड की के परिप्रेक्ष्य में और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्पष्ट रुख रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा जो है आशीर्वाद उत्तराखंड को देने का काम किया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिरला से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें चारधाम यात्रा का पवित्र प्रसाद और उत्तराखंड के पारंपरिक एवं स्थानीय उत्पादों की भेंट भी दी। मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि उत्तराखंड न केवल चारधाम और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, योग, ग्रामीण उत्पादों और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी देश दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। श्री धामी जी ने आपको बताते चले, सीएम धामी ने राज्य सरकार के तहत धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय उत्पादों से वैश्विक पहचान दिलाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 5 जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में गठित विशेष समिति के तहत राज्य के 21 अनुशासित जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आग्रह भी किया है कि इन 5 परियोजनाओं का शीघ्र मंजूरी दी जाएगी, साथ ही जिसमें उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल 6 जुलाई को सीएम धामी ने ढेला और झिरना जोन में जंगल सफारी की थी, जिसमें उन्हें जिस जिप्सी में बैठाया गया था उसकी फिटनेस करीब 5 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मामले का खुलासा होने के बाद उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच कराई और लापरवाही सामने आने पर कार्यवाही की गई। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षण ने कॉर्बेट और टाइगर रिजर्व में तैनात स्टोर कीपर पंकज मेदोदिया और इरशाद और गजेंद्र सिंह मेहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि इसी मामले वाहन चालक समेत 2 अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार अब तक कुल 6 कर्मचारियों को इस चूक के चलते निलंबित किया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद इसका गहन जांच पड़ताल हुई, जहां दोषियों को आपको बताते चले निलंबित किया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है? आशीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इसको लेकर क्या कार्यवाही की गई है? जी, ये जब चीज सामने आई तो कहीं ना कहीं जो विभाग है वन विभाग की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई है और जो इसमें 2 निलंबित कर दिए गए थे और उसके बाद 3 और कर्मचारियों पर जांचगिरी है। पीसीसीएफ जो उत्तराखंड है उन्होंने इस पर जो स्टोर कीपर है समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद अब ये जो कार्रवाई है ये की गई है 6 जुलाई को, जब सीएम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिरना जोन में जंगल सफारी के दौरान जंगल सफारी पर गए थे, तो जो अनफिट वाहन है उसके द्वारा सीएम की जंगल सफारी की करवाई गई थी। जिसके बाद जब मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की गई है। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? जी, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों पर ही फिलहाल कार्रवाई हुई है, क्योंकि अनफिट गाड़ी सीएम को सैर कराने के लिए दी गई थी, जिसका बाद में सामने आया था, खुलासा हुआ था कि जो गाड़ी है वो अनफिट है और इसके बाद जो ड्राइवर के साथ ही 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। लेकिन कोई बड़े अफसर के खिलाफ कोई अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जो अफसरों का जो कहना है कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक, उसके बाद राज्य में आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित है? जी, कहीं ना कहीं पूजा ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो इतनी सीएम जो प्रदेश के मुखिया हैं उसको भी अगर विभागीय कर्मचारी और अधिकारी मतलब अंधेरे में रख कर के जंगल सफारी करवा रहे हैं, कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा नहीं हुआ है, सभी सचेतन रहे मुख्यमंत्री जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है वन विभाग की। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस चूक को लेकर कोई बड़ी साजिश तो नहीं है जिसे सरकार अब नजरअंदाज कर रही हो? जी, ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 अभी तक कर्मचारी इस मामले में निलंबित किए जा चुके हैं, जिसमें स्टोर कीपर समेत 3 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और इसके अलावा जो ड्राइवर और 2 कर्मचारी हैं उन्हें भी निलंबित किया जा चुका है। 6 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिरना जोन में जो है उन्होंने जंगल सफारी की थी। इस दौरान जो जिप्सी की जंगल सफारी जिस से करवाई गई थी उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे वाहन से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं उनको जो है जंगल सफारी करवाई जा रही है। आम जनता की बात तो करना दूर है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वैसे सीएम की जो एजेंसियों की लापरवाही तो नहीं है सामने?
जी कहीं ना कहीं उनको भी जांच करनी चाहिए थी कि किस वाहन से सीएम को जंगल सफारी करवाई जा रही है। तो ये सभी एजेंसियों की लापरवाही भी कही जा सकती है, और वन विभाग की नेशनल पार्क है उनके कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो वह खबर सामने आ रही है जहां नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम का मामला, चुनाव प्रक्रिया में नहीं आएगी कोई बाधा, 2 जगह नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं आपको बताते चले 2 जगह जिन लोगों का नाम होगा वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव प्रक्रिया में अब कोई बाधा जो है वो 2 जगह नाम वाले प्रत्याशी अब आपको बताते चले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जारी किया गया। जहां आपको बताते चले नैनीताल हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो अब सामने आया है, जहां 2 जगह वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा अब वो ये चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही आपको बताते चले वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होंगे। साथ ही आपको बताते चले नैनीताल हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है सामने आया है, जहां 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले नहीं होंगे शामिल, चुनाव प्रक्रिया में अब कोई बाधा जो है नहीं आएगी। जहां आपको बताते चले ऐसे ही 2 नाम वाले लोग अक्सर शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपको बताते चले वोटों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा था, जिसके चलते अब ये साफ कर दिया गया है कोर्ट के तहत कि अब 2 नाम वाले प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नैनीताल हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो सामने आया है, जहां 2 वोटर लिस्ट जिसके पास भी होगी उसको लेकर ये सख्त फैसला कि अब वो प्रत्याशी जो है अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नैनीताल हाई कोर्ट से ये फैसला सामने आया है। उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालनेमी को लेकर जहां प्रशासन एक्शन मोड में है, वहीं अब इस अभियान पर सियासत भी गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रातौला ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को पहले अपने घर आपको बताते चले में झांकने की नसीहत दी है। ज्योति रातौला ने कहा कि अगर सरकार सच में पाखंडी तत्वों को बेनकाब कर रही है तो आपको बताते चले इसको लेकर यह भी कहा गया तो यही अच्छी पहल है, लेकिन अब बीजेपी को पहले अपनी पार्टी में बैठने उन कालनेमियों पर कार्यवाही करनी चाहिए जो महिलाओं को का उत्पीड़न और युवाओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं, और इसका ये शुरुआत है 2027। एक्शन मूड में है, तो वहीं इस अभियान पर सियासत भी गर्मा गई है। वहीं आपको बताते चले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रातौला ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को पहले अपने घर में झांकने की नसीहत दे दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी ऑपरेशन कालनेमी पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं कालनेमी को लेकर। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहूंगी कि प्रदेश की मासूम जनता, भोली भाली जनता ठगी जाती रही, छली जाती रही, आप मूकदर्शक बनकर बैठे रहे। अचानक से बरसात होने लगी ठगों की। इस प्रदेश में कप्तानों में, हर जिले के कप्तानों में होड़ लगी हुई है कालनेमियों को पकड़ने की। उधम सिंह नगर वाला कह रहा है मैंने 66 पकड़ लिए, देहरादून वाला कह रहा है मैंने 48 पकड़ लिए। अगर वाकई इतने सारे साधु के भेष में ठग घूम रहे थे समाज के अंदर, तो क्या फर्ज बनता था एक पुलिस प्रशासन का? क्या कालनेमी जैसी योजना की जरूरत है पुलिस प्रशासन को ठगों को ढूंढने के लिए? क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोए थे आज तक?
और क्यों होने दे रहे थे ठगी? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि आज ही के 2 समाचार पत्रों में अलग अलग खबरें हैं। एक में है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कालनेमी, हमने मान लिया ट्रेंड कर रहा होगा, मुख्यमंत्री जी का खूब बढ़ चढ़ के प्रचार हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा समाचार पत्र कहता है कि सुबह पकड़े जा रहे हैं कालनेमी और शाम को छोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। आप अगर सुबह पकड़ रहे हैं कालनेमियों को और शाम को छोड़ दे रहे हैं, तो वो वापस समाज में लौट कर क्या करेंगे? अपनी फितरत से बदलता है कभी कोई ठग? बलात्कारी को अगर शाम को छोड़ दिया जाए, वो अगले दिन फिर बलात्कार करेगा। वैसे ही ठग को छोड़ दिया जा रहा है तो वो ठगी के अलावा और क्या जानता है? उसको तो और कुछ आता ही नहीं करना। तो कुल मिलाकर सवाल ये दोनों है कि पुलिस प्रशासन कालनेमी के बिना क्या ठगों को चिन्हित नहीं कर रहा है? क्या उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लाठी चाहिए या कालनेमी जैसी योजना चाहिए ठगों को पकड़ने के लिए? जी जी। और दूसरी बात ये कि सुबह आप पकड़ जी, रहे हो और गरिमा जी। शाम छोड़ दे रहे हो, आंखों में धूल झोंक रहे हो उत्तराखंड की जी जनता जी की। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी, ज्योति रौतेला ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा है, आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, भाजपा को अपने अंदर के कालनेमी पहले ढूंढने होंगे। भाजपा के अंदर जो विधायक बनकर बैठे हैं, मंत्री बनकर बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बनकर बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के संग बलात्कार हो रहा है तो जी। उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाला हो रहा है तो उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है, उद्यान घोटाला, सैन्य धाम घोटाला, टेक्निकल यूनिवर्सिटी घोटाला, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी घोटाला, आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला, ये तमाम घोटाले जो हो रहे हैं इसमें भाजपा के मंत्री संलिप्त हैं। और भाजपा के जो अनुषांगिक संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, जी, जी। इनको किसी गरीब की मदद करते हमने देखा नहीं, आपदा के दौरान राहत कार्य करते हुए हमने देखा नहीं। ये जो है भगवानों के नाम पर इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा हुआ है, भगवा वस्त्र पहने रहते हैं और पूरा जनता को डराकर धमकाकर काम लेते हैं। तो वो चिन्हित करने की पहले जरूरत है। तो भाजपा से हमारी इल्तिजा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करिए कालनेमियों को ढूंढने की। जी मैम, लेकिन लगातार बीजेपी जो है कालनेमी ऑपरेशन के तहत लगातार ऐसे फर्जी बाबाओं को धर भी रही है, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी क्या इसमें अब जैसे हिंदुओं ने अब फर्जी बाबा हैं तो वैसे ही आपको बताते चले इसको लेकर कई जो ऐसी बातें सामने आ रही है कि अब कांग्रेस भी इस पे कार्यवाही को दिखावा बता रही है कालनेमी ऑपरेशन को लेकर, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिखावा नहीं तो और क्या है मैडम, मैंने आपको बताया तो आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं कि सुबह पकड़े जा रहे हैं कालनेमी और शाम तक छूट जा रहे हैं। जी जी। तो ये दिखावा नहीं तो और क्या है, ये आंखों में धूली तो झोंकना हुआ। जी जी। आप ठगों को पकड़ रहे हैं, 5 घंटे रख रहे हैं पुलिस थाने में और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं समाज में खुला घूमने के लिए, तो वो तो ठगी करेंगे ना। जी जी। तो उनको और कोई काम तो आता नहीं है, वो दूसरे ढंग से ठगी करेंगे। जी जी। कुछ दिन शांत बैठे रहेंगे, फिर साधु का वेश धर लेंगे। जी। तो सवाल बड़ा ये होता है कि पुलिस प्रशासन को तो राउंड द क्लॉक पूरे 12 महीने मुस्तैद रहना पड़ेगा, केवल एक बार ऑपरेशन चलाने से कुछ नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो वहीं देवभूमि में अब धर्म की आड़ में पाखंड फैलाने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। बता दें कि एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 4 दिन में 111 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 20 आरोपी दूसरे राज्यों से हैं। सिर्फ आज की बात करें तो 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धर्म विशेष के वे लोग भी शामिल हैं जो जादू, टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर भोले भाले लोगों को ठग रहे थे। पुलिस ने प्रेमनगर और विकास नगर क्षेत्रों में भी कार्रवाई की, जहां बिना लाइसेंस से जड़ी बूटी की दुकान चला रहे दंपति को गिरफ्तार किया गया। वहीं सड़क किनारे अतिक्रमण कर इलाज का झूठा दावा किया जा रहा था। देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है पाखंडियों की कोई जाति, महज या पहचान नहीं होती। अगर ठगी की तो सीधे जेल की चौखट पर पहुंचना तय है। अब उत्तराखंड के बच्चे सिर्फ अब किताबें ही नहीं बल्कि सिद्धम, आपको बताते श्री भगवन मां गीता के श्लोकों से भी
सीखेंगे जीवन के मूल्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद राज्य के सभी स्कूलों में गीता का पाठ शुरू किया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि की परंपराओं में बच्चों का परिचय बचपन से ही होना चाहिए। अब हर स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे और उनके अर्थ भी बच्चों को समझाए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों के आत्मबोध, अनुशासन और जीवन मूल्यों की समझ विकसित होगी। देवभूमि की नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आत्मसात करेगी और यही है मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शिता, जो भविष्य को संस्कार और संस्कृति के से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, धर्म स्थली है और हमारी जो संस्कृति कहती है वो बच्चों को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है बच्चों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से सभी जितने हमारे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं और शुरू से उनका एक संकल्प था कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बच्चों को जानना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के इस इतिहास को जानना चाहिए और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सारी चीजों का ज्ञान रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हमारी संस्कृति धीरे धीरे जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो लुप्त होती जा रही है, तो उस चीज को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये पहल बहुत ही सराहनीय कदम है। तो वहीं उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान श्री भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत छात्रों को गीता के श्लोकों का उच्चारण कराने के साथ साथ उनके अर्थ और महत्व की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे भारतीय सांस्कृतिक दर्शन और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर सके। तो वहीं शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यार्थियों के भीतर आत्मिक चेतना, आत्म अनुशासन और जीवन मूल्यों के प्रति समझ विकसित होगी। सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से गीता का पाठ सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी आपको बताते चले भगवद गीता को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की बात कह चुके हैं, जिसे अब धरातल पर अमल में लाया जा रहा है। तो वही उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थित सिबोड़ागढ़ लैंडस्लाइड जोन में एक बड़ा निर्णय लिया गया, जहां लंबे समय से जानलेवा बन चुके भूस्खलन को क्षेत्र में कराने के श्रद्धालु। सिरोबगढ़ में क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था। पहला पुल बना लेकिन उसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पुल था वो उसको बनाया जाना है और एक थर्ड पुल था जिस पे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था चारधाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए। तो मुझे लगता है अब ये सीज़न और नेक्स्ट सीजन में, दोनों सीजन में थोड़ा हमको इश्यूज रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग इसको चालू कर ले जाएंगे। इस भूस्खलन क्षेत्र को पार करने वाले श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अब इस क्षेत्र में पहले से एक बाईपास मार्ग का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार ने विभागीय सचिव और अध्यक्षता से जुड़ी अहम बैठक में उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद इस निर्णय को जो है मंजूरी दे दी है। इससे पहले प्रशासन ने सिरोबगढ़ में जोन में पहले एक पुल निर्माण को योजना की जो है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे बंद करना पड़ा। अब नया बाईपास मार्ग इस आप डेजर्ट जोन को आपको बताते चले कि इस तरह के बाईपास करेगा, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा यात्रा का विकल्प मिल सकेगा। तो वहीं आपको बताते चले सिरोबगढ़ जोन में बनेगा नया बाईपास। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।